वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि जहां पर एक बुजुर्ग आदमी को सिर्फ धर्म की वजह से या धर्म के आधार पर उसको किडनैप किया गया हो, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया हो और उसके बाद उसकी एफआईआर भी ना दर्ज करी गई हो। नफरत बहुत बुरी तरह से पेवस कर दी गई है दिमागों के अंदर। वो दौड़ता रहा, पिलर टू पोस्ट दौड़ता रहा वो, और सोचिए ना आप उसको कितनी ज्यादा उस आदमी को तकलीफ रही होगी कि उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि वो तो कह रहे थे साहब कोई इस तरह की घटना ही नहीं हुई। तो जब केस डायरी वहां पर मंगवाई गई तो इनको अब डर लगा सबको कि साहब हम फंस जाएंगे। तो जब फंसने के डर से इन्होंने फिर अपना एक एफिडेविट फाइल किया कि हमने एफआईआर कर ली है। पुलिस को मैंने ये देखा है कि पुलिस को डायरेक्शंस हो ना हो, वो उस तरह से देखती है कि साहब आज की डेट में किस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को किस तरह से फायदा हो सकता है, तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए वो उसी तरह की कार्रवाई करने शुरू कर देते हैं। 1.5 साल पहले नोएडा में एक मुस्लिम बुजुर्ग 62 साल के काजिम अहमद के साथ कुछ नफरती दंगाइयों ने नफरत की बुनियाद पर मारपीट की थी। उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर उनके साथ बेदर्दी से और बर्बरता के साथ मारपीट की और फिर चलती गाड़ी से उन्हें नीचे फेंक दिया। ये पूरा मामला आपको हमने उसी वक्त दिखाया था, लेकिन 1.5 साल बाद इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी खुद से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन अब इसमें भी कई पहलू हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाहिद अली साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि काजिम अहमद साहब की जो घटना थी और ऐसी कई घटनाएं इस वक्त सामने आ रही हैं, ये नफरत का जो पूरा माहौल है ये क्यों पनप रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, हमारे समाज में, हमारे मुल्क में नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और नफरत की जो जगह बनाई गई है, ये नफरत के आधार पर जो आज देश को चलाया जा रहा है, अफसोस की बात है। वो सबको मालूम है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा होता है क्योंकि उसका ईंधन है वो, उसका पेट्रोल है वो, और बिल्कुल फ्री में मिलता है। और साथ साथ इस नफरत की आग लगाने की वजह से लोग उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछते, चाहे देश की इकोनॉमी का कितना बुरा हाल हो जाए, लोगों के पास खाने को ना हो, लोग मर रहे हों, लोगों के पास रोज़गार ना हो, मतलब कोई भी आदमी के पास सुविधा नहीं हो, फिर भी उन्हें चलता है, इस वजह से कि नफरत बहुत बुरी तरह से पेवस कर दी गई है दिमागों के अंदर। तो नफरत का जो कारोबार करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये जब तक पॉलिटिकल पार्टी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हमारा समाज, सुप्रीम कोर्ट की भी तो अपनी एक सीमा है, हमारा समाज यानी कि भारत के तमाम लोग, भारत के सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जब तक ये लोग खुद सड़कों पर नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, मेरा ख्याल ये है कि ये नफरत का बाजार चलता रहेगा। और ये लोग क्यों आएंगे जब नफरत पेबस करी जा चुकी है? तो देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है, इस नफरत की भी एक सीमा होगी, ये नफरत भी एक दिन चरम पर पहुंचेगा और उसके बाद में इसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो हमें उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब नफरत की जो बाजार लगाने वाले लोग हैं, इनका वो बाजार भी ख़त्म होगा और नफरत की चीज़ें भी ख़त्म होंगी। लेकिन आज की डेट में तो नफरत बेहद बुरी तरह से पेवस्त हो चुकी है। अब मैं आता हूं इस पूरे प्रकरण के कानूनी पहलू पर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसलिए 2-3 चीज़ें अहम हैं इसमें जो हमें आपसे जाननी है। सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कह दिया कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस खुद भी इस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन ये मामला पुराना है, तो क्या उसमें पुलिस खुद से अब एफआईआर दर्ज कर सकती थी? और अगर तब नहीं की तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस उसे रिकॉर्ड में नहीं ला रही है और एफआईआर दर्ज नहीं कर रही? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ी है, कर सकती है नहीं, करनी चाहिए, करनी ही होगी। पुलिस को, तमाम पुलिस को डायरेक्शन दी गई है। ये धर्म संसद की गई थी उत्तराखंड में उस वाले मसले में कि जिस तरह का प्रचार किया गया, जिस तरह का लोगों को कहा गया कि साहब मुसलमानों के साथ ये कर दीजिए, तमाम चीज़ें सामने हैं लोगों की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में आकर के, मतलब आप सोचिए ना कितनी ज़्यादा है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये अल्फाज कहने पड़ रहे हों कि आप करिए,
एफआईआर, कोई कंप्लेनेंट चाहे वहां पर आए या ना आए, यानी कि हाँ कोई शिकायत करने आए या ना आए, आपको करनी होगी एफआईआर दर्ज। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन बात यह है कि ये कानून तो हमेशा से है। सिर्फ कानून में इतना फर्क किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, शिकायत आए या ना आए, लेकिन पुलिस के पास में ये पावर हमेशा से है कि शिकायत आए ना आए। क्योंकि हमने देखा है और आपने भी देखी होंगी बहुत सारी चीजें कि कई जगह पर पुलिस खुद एफआईआर करती है, पुलिस खुद कंप्लेनेंट बनती है, वहां पर कोई शिकायत करने वाला नहीं पहुंचता। तो जहां पर माहौल खराब होने की चीजें होती हैं, जहां पर जुल्म सितम बढ़ गए होते हैं, वहां पुलिस खुद एफआईआर करती है। लेकिन इस वाले मैटर में चूंकि ये जो नफरत वाली चीज है, यहां पर सरकार का पूरी तरह से इनको संरक्षण है। सरकार का संरक्षण की आप सीमा देखिए कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपको शिकायत की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मुकदमा करिए। उसके बावजूद भी अब तो लोग शिकायत लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सरकार का संरक्षण है। और सरकार का संरक्षण इसीलिए तो है, जो मैंने अभी कहा कि उनकी तो फ्यूल है, ये उनका तो ईंधन है ये। तो चूंकि नफरत पर उनकी सरकार चल रही है, लोग सवाल नहीं पूछ रहे, तो वो इस चीज को क्यों खत्म होने देंगे। तो तमाम पुलिस चूंकि उन्हीं के अंडर में आती है, पुलिस को डायरेक्शंस जब होती हैं कि आपने एफआईआर नहीं करनी है, और पुलिस को मैंने ये देखा है कि पुलिस को डायरेक्शंस हो ना हो, वो उस तरह से देखती हैं कि साहब आज की डेट में किस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को किस तरह से फायदा हो सकता है। तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए वो उसी तरह की कार्रवाइयां करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्शन नहीं लेंगे तो उनको शाबाशी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, और शाबाशी उनको मिलती भी है। तो एक चीज और मुझे अब बताइए यहाँ, जो बहुत अहम सवाल है और बहुत जरूरी है यहाँ ये जान लेना, क्योंकि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, जो एक्ट लगाए गए हैं, काजिम साहब की बात जी, काजिम साहब के मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये नफरती पूरा माहौल बना, उसमें कौन कौन सी धारा लग सकती थी, जो पूरी मारपीट उनके साथ हुई और उन्हें मुसलमान कहकर मारा गया। और दूसरा ये कि जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, ये वो धाराएं हैं, और इनमें क्या कुछ हो सकता है, ये धाराएं किस चीज़ की हैं, और क्यों ये धाराएं लगाई गई और वो धाराएं नहीं लगाई गई जो लगनी चाहिए थी, इस पर और जवाब दीजिए। देखिए, कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी, इस पर तो अब मेरी कोई बिसात नहीं रह जाती है कहने की, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से कह दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काजिम साहब के मसले में आपने जो एफआईआर लगाई, जो सेक्शंस लगाए हैं, धाराएं लगाई हैं, वो सारी की सारी बेलेबल लगाई हैं सिवाय एक के। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि आपने 153A क्यों नहीं लगाई, आपने किडनैपिंग की इसके अंदर धारा क्यों नहीं लगाई, आपने किडनैपिंग के जो दूसरे पार्ट है उसकी धारा क्यों नहीं लगाई, आपने इसमें जो असॉल्ट होता है उसकी धारा क्यों नहीं लगाई। तो आपने जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह रही है कि आपने ये वाली धाराएं नहीं लगाई हैं, तो उसमें फिर मेरी ओपिनियन की है, किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन की अब जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल वर्डिक्ट है ना, वहां तो फाइनल वर्ड है, उसके बाद तो कोई अदालत है नहीं। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहली बात तो ये कि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये कही कि काजिम के मसले में आपने एफआईआर ही नहीं करी उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है, जो बड़ा डंका पीटती है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि जहां पर एक बुजुर्ग आदमी को सिर्फ धर्म की वजह से या धर्म के आधार पर उसको किडनैप किया गया हो, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया हो, और उसके बाद उसकी एफआईआर भी ना दर्ज करी गई हो। वो दौड़ता रहा, पिलर टू पोस्ट दौड़ता रहा वो। और सोचिए ना आप, उसको कितनी ज्यादा उस आदमी को तकलीफ रही होगी कि उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। अभी मैं आप के माध्यम से तमाम लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थाने तक भी जाएं, कितनी परेशानी होती है। थाने के बाद वो कोर्ट भी गया, वो कोर्ट में जाने के बाद वो हायर कोर्ट्स भी गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कितनी परेशानियों के सामने उसको करना पड़ा होगा। इसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई तो एफआईआर की, और एफआईआर भी उन्होंने मामूली के सेक्शंस में कर दी। और वो भी कब कर दी? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस डायरी लेके आइए आप, क्योंकि वो तो कह रहे थे साहब कोई इस तरह की घटना ही नहीं हुई। तो जब केस डायरी वहां पर मंगवाई गई तो इनको अब डर लगा सबको कि साहब हम फंस जाएंगे। तो जब फंसने के डर से इन्होंने फिर अपना एक एफिडेविट फाइल किया कि हमने एफआईआर कर ली है। और एफआईआर जब करी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने क्या एफआईआर करी? ये कोई एफआईआर है, इसके अंदर ये वाले सेक्शंस तो आपने लगाए नहीं। तो जो उसके अंदर सेक्शंस लगने चाहिए थे,
किडनैपिंग का चार्ज उसमें लगना चाहिए था, सेक्शन लगने चाहिए थे, उसमें 153A लगना चाहिए था, 295A उसमें लगना चाहिए था। इस तरह की तमाम धाराएं उसके अंदर लगनी चाहिए थी, तो वो नहीं लगाई गई। अब यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ से ना, इस वाले केस से, काजिम साहब वाले केस से 3 चीज़ें साफ साबित होती हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ख़ास तौर से जब आपको बिल्कुल भी कानून की कोई सुरक्षा, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जब आप एक पर्टिकुलर मज़हब के लोग हैं। और मैं कहता हूँ इस केस के माध्यम से ये बात साबित होता है कि अगर जुल्म किसी मुसलमान पर हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है, तो फिर उसको कोई पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर नहीं है, कोई सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। दूसरी बात इस केस से क्या साबित हो जाती है कि कोई इंसान अगर तमाम ऑर्डियल्स को पार करते हुए, तमाम परेशानियों के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट तक चला भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पर कोई FIR भी कर दी जाती है, तब भी वो FIR मामूली से सेक्शंस में करी जाती है ताकि उनका ये नफरत का बाजार चलता रहे। और तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे ख़ास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बताइए साहब आपने किस किस को गिरफ्तार किया इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई हैं। तो ये सारे का सारी जो चीज़ें हैं, एक कानून के मुल्क में, जो मुल्क कानून से बना हुआ है और कानून से ही चलता है, जिस मुल्क का संविधान इतना मजबूत है कि हमारे देश को उसने आगे बढ़ाने का ही काम किया। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज भले ही नफरतवादियों की सरकार है, लेकिन ये भारत का संविधान है जिसकी वजह से हमारा देश मजबूत है और हमारा देश एक है। अगर हमारे देश का संविधान, जिस पर आज की डेट में अटैक किया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की जा रही है, नारे लगाए जाते हैं आज अगर कि साहब भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या ये संविधान का खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट नहीं है? क्योंकि भारत तो एक सेकुलर स्टेट है। जब भारत एक सेकुलर स्टेट है तो यहाँ पर ये नारे लगाना कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे या हिंदू स्टेट बनाएंगे या कोई सा भी स्टेट बनाएंगे, ये मेरा ख्याल ये है कि ये वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट और बहुत सीरियस ऑफेंस है। एक आखिरी चीज़ जल्दी से पूछूंगा छोटी सी, कि क्या जो काजिम साहब ने किया अपने इस पूरे मामले में, घर नहीं बैठे, अदालत तक गए, हायर कोर्ट तक गए, ये चीज़ और लोगों को भी अपनानी चाहिए? अगर किसी के साथ कोई घटना इस तरह की होती है कि खामोश घर पर नहीं बैठना चाहिए, आगे तक बढ़ना चाहिए, वो काम आएगा? हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि कानून की रस्सी को आप मजबूती से पकड़िए, कानून का सहारा लीजिए और कानून का सहारा बनिए। दोनों चीज़ें, सहारा भी बनिए और सहारा भी लीजिए। उसके लिए आपको परेशानियां तो बहुत आती हैं। काजिम साहब को सीनियर सिटीज़न, 60 साल से ज़्यादा की उम्र, 62 साल से ज़्यादा की उम्र, कमज़ोर इंसान, एक पैसे भी उनके पास नहीं, इतनी परेशानियों के बावजूद भी आज जब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो अल्फाज निकल के आए हैं, तो हमें उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या दूसरी सरकारें शायद उससे कोई दिशा लें, शायद कुछ अच्छे काम करने शुरू कर दें, शायद कुछ कानून का राज स्थापित करने की कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें अगर आप सब लोगों की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1% भी लोग अगर ऐसे हो जाएं कि वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जज्बा भी रखें, हिम्मत भी रखें, कोशिश भी करें, तो मुझे पूरी उम्मीद ये है कि नफरतवादी, चाहे वो सरकार के अंदर ही क्यों ना बैठे हों, वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस देश को हम बचाने में कामयाब रहेंगे, इस देश को हम आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। शुक्रिया शाहिद भाई, पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काजिम साहब के पूरे मामले पर कई अहम बातें कही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में या और भी इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, घटनाएं जो भी सामने आती हैं नफ़रत की, नफ़रतवादियों की तरफ से किसी को अगर शिकार बनाया जाता है, तो खामोश घर में नहीं बैठना है। पुलिस थानों के चक्कर हों या फिर अदालतों के चक्कर हों, वो लगाते रहने चाहिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाती रहनी चाहिए।